आपने रिसेंटली देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक ऑर्डर पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, जिसमें हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर को काफी क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप मल्टीपल टाइम्स क्लैरिफाई किया है कि हाई कोर्ट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम कोर्ट और इसीलिए देयर इज नो स्कोप फॉर सन्डरी डायरेक्शंस बीइंग इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू अ हाई कोर्ट रिगार्डिंग सर्टेन प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के सिंगल जज जस्टिस शेरावत ने अपने ऑर्डर में न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया था बल्कि एक नोट ऑफ कॉशन की तरह एपेक्स कोर्ट को इशारा भी किया था। उन्होंने एम्फसाइज किया था फॉर द नीड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी मोर स्पेसिफिक इन इट्स ऑर्डर्स टू अवॉइड अनइंटेंडेड लीगल कंसिक्वेंसेस। उन्होंने रिमार्क किया था सेइंग दिस इन द हम्बल ओपिनियन ऑफ दिस कोर्ट शुड नोट अ नोट ऑफ कॉशन even for the honorable supreme court to be more specific in causing legal consequences through its order। तो जैसे कि आपने देखा कि इस केस में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को उनकी प्रोसीडिंग्स और ऑर्डर्स में इंटरफेयर करने के लिए क्रिटिसाइज किया है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुओ मोटो लिया और इसे एक अननेसेसरी ऑब्जर्वेशंस कहा। वहीं दूसरी ओर एक और मामला उसके अगले ही दिन फिर से सुप्रीम कोर्ट में देखा गया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ऑर्डर्स और प्रोसीडिंग्स को लेकर कमेंट किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को तेलुगु देशम पार्टी के एमएलए रघु रामकृष्ण राजू के एक केस ट्रांसफर की प्ली पर सुनवाई की, जो कि एक्स आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ पेंडिंग थी। ये मैटर जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की बेंच के सामने था, जिन्होंने रेड्डी और दूसरे आरोपियों द्वारा फाइल की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन को डिसाइड करने की रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया। एडवोकेट बालाजी श्रीनिवासन, जो रामकृष्ण राजू की तरफ से प्रेजेंट थे, उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि दूसरी तरफ के हिसाब से डिस्चार्ज एप्लीकेशंस को रोजाना सुना जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एप्लीकेशन जल्दी डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। श्रीनिवासन ने कहा, मुझे मालूम है कि न्याय का पहिया धीरे चलता है, लेकिन ये बिल्कुल रुक नहीं सकता। ये सुनकर जस्टिस खन्ना ने ओरली ऑब्जर्व किया, हम ट्रायल कोर्ट को कंट्रोल नहीं करने वाले हैं। मुझे लगता है कि काफी ऑर्डर्स पहले ही दिए जा चुके हैं। आपकी कई एप्रीहेंशंस को एड्रेस कर लिया गया है। जो भी मुझे कहना था मैंने सीबीआई से कह दिया है। हम ये डिसाइड नहीं करने वाले कि डिस्चार्ज ग्राउंड्स क्या हैं या ट्रायल इतना टाइम क्यों ले रहा है। ये ट्रायल कोर्ट के लिए है डिसाइड करना। राजनीति से जुड़े केसेस में पहले ही एक्सपीडियस डिस्पोजल के लिए डायरेक्शंस दी जा चुकी हैं। स्पेशल कोर्ट्स इस मकसद के लिए बनाए गए हैं। तो आपने देखा कि कैसे जहां पिछले कल हुए एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस और क्रिटिसिज्म्स को अननेसेसरी कहा है और उनके द्वारा पास किए गए एक कंटेम्प्ट ऑर्डर पर रोक लगा दी थी, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को हुई इस केस हियरिंग में ये स्पष्ट किया कि ट्रायल के जल्दी होने के लिए डायरेक्शंस पहले ही दी जा चुकी है और वो ट्रायल कोर्ट को डिस्चार्ज एप्लीकेशन या किसी और बारे में आगे डायरेक्टिव्स नहीं देंगे। प्रेजेंट केस में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने ये सबमिट किया कि तेलंगाना हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच भी इस केस को मॉनिटर कर रहा है, लेकिन श्रीनिवास ने हाई कोर्ट के एक ऑर्डर पर रिलाई करते हुए ये कहा कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, लेकिन 2 प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, हम कंट्रोल क्यों करें? देश में 100-200 पॉलिटिशियंस के केसेस होंगे, तो हम क्या सबको कंट्रोल करना शुरू कर दें? इस वक्त रेड्डी की तरफ से ये सबमिट किया गया कि रामकृष्ण राजू अब इलेक्टेड मेंबर्स कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में एमएलए सीट जीती है और उनके खिलाफ सीबीआई केस प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, जो बैंक्स को रुपीस 800 करोड़ का धोखा देने से रिलेटेड है। सीनियर एडवोकेट निरंजन रेड्डी ने कमेंट किया, जब वो ये सब आपके सामने कहने आते हैं तो उन्हें पहले ये बताना चाहिए कि उनके खुद के केसेस में क्या हो रहा है। श्रीनिवासन ने इसका जवाब देते हुए कहा, इन्हें मैसेंजर से प्रॉब्लम है, मैसेज से नहीं। जब दोनों तरफ के आर्गुमेंट सुने गए तब जस्टिस खन्ना ने प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड करते हुए कहा, हम बस इतना चाहते हैं कि मैटर आगे बढ़े, हम प्रोसीडिंग्स को कंट्रोल करने नहीं जा रहे हैं। ये मैटर अब दोबारा 11 नवंबर 2024 के वीक में लिस्टेड होगा। 2 दिनों के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स में ये कॉन्ट्रडिक्शन देख पाना काफी चौंकाने वाली बात है। खैर, ये पहली बार तो नहीं है और ये हर बेंच के ओपिनियन पे भी डिपेंड करता है, जो एक दूसरे से अलग हो सकता है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस केस की शुरुआत 2011 में एक पीआईएल से हुई थी, जिसमें रेड्डी और दूसरे लोगों पर करप्शन के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। आरोप ये था कि रेड्डी ने अपने लेट फादर वाईएस राजशेखरा रेड्डी, जो उस वक्त आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, पर गलत तरीके से प्रभाव डालकर कुछ लोगों को इलीगल फायदा दिया, जैसे कि लैंड अलॉटमेंट एक्सेट्रा। ये लोग अपने इनाम के रूप में रेड्डी की कंपनीज में हाईली इन्फ्लेटेड प्रीमियम शेयर्स खरीदते थे। इन आरोपों के बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए ऑर्डर दिया और एक केस रजिस्टर किया गया। एजेंसी ने एक चार्जशीट फाइल की, जिसमें रेड्डी को एक्यूज नंबर 1 बनाया गया और 2012 में इसका कॉग्निजेंस लिया गया। 27 मई 2012 को रेड्डी को अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने सीबीआई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया और 23 सितंबर 2013 को उन्हें बेल मिल गई। उसके बाद
11 दिसंबर 2015 को कुछ बेल कंडीशंस को रिलैक्स कर दिया गया। लगभग 8 साल के बाद 2021 में रामकृष्ण राजू ने सीबीआई कोर्ट में रेड्डी की बेल कैंसिल की प्रार्थना की। उन्होंने आरोप लगाया कि रेड्डी, जो तब तक आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन चुके थे, अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और विटनेसेस को अपने पद का फायदा उठाकर प्रभावित कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि रेड्डी ने अपने बेल कंडीशंस का उल्लंघन किया है, पर सीबीआई कोर्ट ने रेड्डी के फेवर में फैसला दिया और रामकृष्ण राजू की पिटीशंस को डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पिटीशनर ने कोई भी ऐसा रिकॉर्ड सबमिट नहीं किया है जो ये दिखाए कि रेड्डी पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल करके विटनेसेस को धमका रहे हैं या फिर उन्हें किसी बेल कंडीशंस का वायलेशन किया हो। इस ऑर्डर से नाराज होकर रामकृष्ण राजू तेलंगाना हाई कोर्ट गए, जहां उन्होंने रेड्डी की बेल कैंसिल करने की प्रार्थना की और ये भी कहा कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके। इन प्रोसीडिंग्स के दौरान सीबीआई ने बताया कि सीबीआई कोर्ट द्वारा ऐसी ही प्रार्थना को रिजेक्ट करने के बाद किसी भी सर्कमस्टांस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने पार्टीज के सबमिशंस को कंसीडर करते हुए रेड्डी के फेवर में फैसला दिया और उनकी बेल कैंसिल करने से मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ये कहना कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 अपने ऑफिशियल पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और विटनेसेस को प्रभावित करने के लिए दूसरे को एक्यूज को इम्पोर्टेंट पोस्ट दे रहे हैं, ये बेल कैंसिल करने के लिए काफी नहीं है। ये कहना कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 के पास डेमोक्रेसी और जुडिशरी के लिए कोई इज्जत नहीं है, ये भी बेल कैंसिल करने के लिए काफी नहीं है। सपोर्टिंग एफिडेविट में किसी भी वायलेशन की कोई भी डिटेल नहीं है जो बेल कैंसिल करने के लिए जरूरी होती है। पिटिशनर ने किसी भी बेल कंडीशन के वायलेशन का एक भी इंस्टांस मेंशन नहीं किया है। हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए और केस ट्रांसफर करने की मांग करते हुए रामकृष्ण राजू ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट में 2 पिटीशंस फाइल की थी। ट्रांसफर पिटीशन पर कोर्ट ने 3 नवंबर 2023 को नोटिस इशू किया, जब कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी पर डाउट्स एक्सप्रेस किए, लेकिन ट्रायल में इतनी देरी होने के कारण समझाने की जरूरत भी बताई। बेल कैंसिल करने की हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए जो पिटीशन थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर 2023 को नोटिस इशू किया। इस साल जनवरी में कोर्ट ने सीबीआई से एफिडेविट मांगा और ट्रायल के डिले का कारण पूछा और ये भी डायरेक्ट किया कि ट्रायल जल्दी से जल्दी प्रोसीड करे। इस केस के कंटेक्स्ट में ये स्पष्ट है कि ये एक कॉम्प्लेक्स मैटर है जिसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, लीगल चैलेंजेस और ट्रायल की प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि वो ट्रायल कोर्ट को फर्दर इंस्ट्रक्शंस देने के लिए नहीं है, लेकिन साथ ही ट्रायल के जल्दी होने की जरूरत पर भी जोर दिया है। रेड्डी और रामकृष्ण राजू के बीच ये लीगल बैटल सिर्फ लीगल और प्रोसीजरल एस्पेक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पॉलिटिकल डायनामिक्स का भी एक गहरा प्रभाव है। ये देखना अब इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले दिनों में ये केस किस मोड़ पर जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मैटर को नवंबर के 2nd वीक में सुनने के लिए लिस्टेड किया है। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा फॉर दिस न्यूज।